जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, जिसमें आज हम आपको बताने वाले केपलर का नियम। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। केपलर के नियम के साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कक्षीय चाल। किसी भी पिंड का कक्षीय चाल कितना होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अब बहुत ही आसानी से बता देंगे। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहली बात करते हैं केपलर का नियम का। तो केपलर का जो पहला नियम है उस पर अगर हम बात करें तो जो जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। ये क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? तो 71%। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हीलियम की मात्रा कितना है? 26.5% हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे सूर्य है, और सूर्य के साथ देखेंगे कोई भी पिंड है, कोई भी ग्रह है जो परिक्रमा करता है वह कैसे करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। किस में गति करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। जैसे यहाँ पर कोई भी पिंड है, ये जो गति करेगा यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भी। और एक चीज ध्यान देना है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा की गति के साथ साथ इनका क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय वेग नियत होने का मतलब आप ये जानेंगे कि जितने समय में यहां से देखिएगा कोई पिंड यहां पर है, जैसे सपोज दैट पृथ्वी यहां पर है, यहां से ये कहां पर पहुंची? यहां पर पहुंच गई। ठीक है, समय इसने क्या ले लिया? टी समय ले लिया। कितना लिया? टी समय लिया। अब आप देखेंगे यहां पर जो क्षेत्रफल इसने तय किया, क्षेत्रफल ये देखेंगे, क्षेत्रफल बनके तैयार हो रहा ना, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमने बोला कि किसी भी ग्रह का क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। तो यहां पर आप पॉइंट देखेंगे ये, अब यहां से यहां तक आने में पता चले कि क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि देख रहे हैं ये ज्यादा दूर तक है और ये कम डिस्टेंस है। अगर कम डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक पृथ्वी को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रीय वेग नियत होने का मतलब, कहने का मतलब जितने समय में इसने ये क्षेत्रफल तय किया उतना ही क्षेत्रफल यहां पर भी तय करेगा। एक चीज आप देखेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहां से सूर्य की, पृथ्वी की स्थिति सूर्य से ज्यादा है, और यहां पर सूर्य के तुलना में, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी थोड़ा से कम दूरी पर है। तो कम दूरी पर है तो ये ज्यादा तय करना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्रफल बराबर होगा। समझ में आया? तो एक चीज आपको यहां से जो निकल के आता है वो आपको ध्यान देना है। जब क्षेत्रीय चाल नियत है, क्षेत्रीय वेग नियत है, तो आप देखेंगे ये यहां से यहां तक कम रेखीय चाल चला, यानी दूरी कम तय किया, दूरी कम तय किया, और साथ में आप देख रहे हैं कि इसने कम दूरी में समय सेम लगाया, टी सेकंड यहां पर लगाया, टी सेकंड यहां पे लगाया। जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि यहां 20 मीटर चली, 20 मीटर चली, ठीक है, और टोटल कितना समय लगा? 4 सेकंड का समय लगाया। ठीक है, कितना समय लगा? 4 सेकंड का समय लगाया। अब जब जाके ये दूरी तय होगी, ज्यादा इससे होगी, तब जाके इसका क्षेत्रीयफल नियत होगा। तो मान लेते हैं कि ये 30 है। कितना है? 30 है। अब 30 है तो समय कितना लगा? 4 सेकंड ही, क्योंकि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना ही क्या कहलाएगा कि इसका जो कौन सा चाल है, क्षेत्रीय वेग है, वो नियत है। बात समझ में आई? अच्छा, एक बात बताइएगा, ये अधिक डिस्टेंस हो जाएगी और ये कम डिस्टेंस हो गई। अगर आपसे पूछ ले, आप देखिएगा, इत्मीनान से बता सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप बताइए पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होने पर उसकी गति तेज होती है या न्यूनतम दूरी पर होने पर? देखिए, सबसे पहले 4 सेकंड में इसने 20 मीटर तय किया। कितना मीटर तय किया? 20 मीटर तय किया, और यहां पर 4 सेकंड में 30 मीटर, तभी तो जाके क्षेत्रीय चाल नियत होगी। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी पिंड हो, ठीक है, अगर सूर्य से देखेंगे पृथ्वी जो स्थिति है, पृथ्वी यहां से यहां तक केवल 20 मीटर थे, तो इसका मतलब जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तब उसका वेग मिनिमम होता है। समझ में आई बात? और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तब उसका वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। समझ में आई बात? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसका केवल क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग नियत होने का मतलब समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आप देखेंगे, जब पृथ्वी से सूर्य, सूर्य से पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होगा, जब न्यूनतम दूरी पर होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा तय करने के लिए इसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार न्यूनतम दूरी होने पर सूर्य का, पृथ्वी का जो वेग होगा वह अधिकतम होगा।
समझ में? हमेशा प्रश्न बनता है, नोट करके इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। पृथ्वी का वेग यानी पृथ्वी का परिक्रमण वेग सबसे अधिक कब होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तब वेग अधिकतम होगा। समझ रहे हैं? न्यूनतम दूरी अधिकतम वेग। अब ये रिवर्स हो जाएगा, जब अधिकतम दूरी पर होती तब उसका वेग न्यूनतम होगा। दोनों पॉइंट हमेशा एग्जाम में प्रश्न बना है। उम्मीद करते हैं स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे किसी भी पिंड का जो आवर्तकाल होता है, क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल हो जाएगा उसका वर्ग यानी टी स्क्वायर। अब इसके बीच की जो दूरी रहती है, क्या होती है? दूरी होती है, औसत दूरी की बात करेंगे क्योंकि दूरी बदलती रहेगी। औसत दूरी की बात करेंगे, जैसे यहां पर ले लिए तो यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर पॉइंट हमने ले लिए तो कुछ और मिला। तो ये जो औसत दूरी होती है इसके घन के, औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई? तीनों पॉइंट क्लियर है ना? अब देखेंगे जब कोई भी ग्रह सूर्य से जितनी अधिकतम दूरी पर जाएगा, बताइए उसका आवर्तकाल बढ़ता जाएगा कि नहीं? क्योंकि कैसा है, मैंने बोला कोई भी पिंड है, जैसे ये सूर्य है और कोई भी ग्रह इसका गति कर रहा है, तो देखेंगे इसका जो आवर्तकाल होगा वह इनके बीच के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जब दूरी बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब जो पिंड, जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है वह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेंगे। तो आप बताइए सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बुध। कौन हो जाएगा? बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। ठीक है, पृथ्वी की बात कर लें, अगर शुक्र की बात कर लें तो शुक्र की अगर हम बात कर लें तो शुक्र कितने दिन में करता है? तो आपको पता होना चाहिए 224 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 225 लिख दिया जा रहा है। पृथ्वी की बात कर लें तो कितने समय में करती है? तो आपको पता होना चाहिए 365 सही 1/4। पूरा देखेंगे तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ये रीजनिंग का टॉपिक है जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी कितने दिन में? तो मान लेते हैं सपोज दैट 365। तो जो जिस क्रम में ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर कौन आएगा? मंगल, फिर कौन आएगा? बृहस्पति, फिर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक मैं फिजिक्स आपको जियोग्राफी में पूरा का पूरा बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा आवर्तकाल किसका, तो सबसे दूर है, जो सबसे दूर है कौन है? अब अरुण के बाद आता है वरुण। कौन आता है बाबू? वरुण। अगर वरुण का पूछ लिया जाए कि इसका परिक्रमण काल कितना है, तो आप इसको क्या जवाब देते हैं? 165 वर्ष। कितना जवाब देते हैं? 165 वर्ष। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? हाँ, एक चीज अपने अक्ष पर सबसे कम समय में कौन करता है? तो जवाब हो जाएगा बृहस्पति। क्लियर है? अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट हमें जो देखना है वो क्या आ जाएगा? उपग्रहों की कक्षीय चाल। आइए उपग्रहों की कक्षीय चाल देखना है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले आप गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़े ही होंगे, मैंने आपको बताया ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है? जी। अब पृथ्वी की बात कर लेंगे तो ये m हो जाएगा और दूसरा वाला जो पिंड है वह m है। फिर अपान क्या हो जाता है? r स्क्वायर। क्या हो जाता है? r स्क्वायर। मान लेते हैं दोनों के बीच में क्या है? दूरी कुछ ना, तो r स्क्वायर कर दिए। जहां पर r बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा re प्लस x, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या प्लस पृथ्वी के तल से कितने ऊंचाई पर है। बात समझ में आई ना? दूसरा चीज आपको ध्यान देना है, अब यहीं पर अगर आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर कोई भी पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मैंने बताया कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, लेकिन जो भी चीजें पढ़ी जाती हैं वह सर्कुलर पे पढ़ा जाता है, वृत्तीय गति पर पढ़ा जाएगा। बात समझ में आई? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपान r। कितना होता है बाबू? mv स्क्वायर अपान r। ये दोनों ही बल आपस में बराबर रहेंगे, ये दोनों ही बल आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो आप दोनों को बराबर कर सकते हैं, ये आ जाएगा GME m अपान ये क्या हो जाएगा भैया? ये r स्क्वायर था, नहीं ये r है, r स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखेंगे सबसे पहले r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया,
v स्क्वायर बराबर, ये v स्क्वायर क्या है, यही तो है उपग्रहों की कक्षीय चाल। समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स से निकाल लिया जाता है। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, GME अपॉन r। क्लियर है। अब एक बात आपको बताना है, v बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें v बराबर कितना आ जाएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, v बराबर आपका हो जाएगा रूट GME अपॉन r। इतना क्लियर है। ऊपर नीचे r से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे r से गुणा कर देते हैं। चलिए तो ये देखेंगे r स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया रूट GME इंटू r अपॉन r स्क्वायर। अब आपको पता है कोई भी पिंड अगर पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो बताइए क्या होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, GME अपॉन r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल g। पढ़ाए है ना, ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। g इंटू क्या आ गया r। तो v बराबर क्या आ गया, कक्षीय, किसी भी पिंड का कक्षीय चाल कितना हो जाएगा, g इंटू r। अगर आपसे निकालने के लिए कह दिया जाए तो g की वैल्यू कितना रख लीजिए, 10, इसकी वैल्यू कितना रख लीजिए। अगर आप नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे कि अगर कोई भी पिंड पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर ना हो तो उसकी दूरी नगण्य मान ली जाती है। जब नगण्य मान ली जाएगी तो इसके स्थान पर त्रिज्या ही पृथ्वी की रख देंगे, अर्थात r ही हो जाएगा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। आइए देखिए, तो सिंपल सी बात, v बराबर कितना आया है, GR। अब इस r के स्थान पर क्या हो सकता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अगर बताइएगा पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर ना हो, ये पृथ्वी है, अगर अधिक ऊंचाई पर ना हो तो डायरेक्ट ये जो दूरी रहती है इसको नगण्य मान लिया जाता है और ये r ही हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं g इंटू r। अगर हम इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू 10 रखेंगे, ठीक है, तो 10 गुणे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6400 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8, क्या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे मीटर पर सेकंड में लाना चाहते हैं तो 8 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या आ गया, किसी भी पिंड का कौन सा, कक्षीय चाल आ गया। ठीक है, अगर कोई भी पिंड पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं है, पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं है तो उसका जो कक्षीय चाल होगा वह कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति। ठीक है, समझ में आया, ये सेकंड लिखिएगा, बात समझ में आई। आइए अब इसी कक्षीय चाल से हम निकालते हैं, तय करते हैं कि कोई भी पिंड, जैसे आप सपोज दैट ये चलाते हैं मौत का कुआं, ये क्या है बाबू, मौत का कुआं। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर गति चेंज रहेगी, यहाँ पर गति अधिक रखनी पड़ेगी, यहाँ पर और अधिक रखनी पड़ेगी, अगर और भी ऊपर जा रहे हैं तो सबसे अधिक रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो गति होती है ये कैसे क्यों चलती रहती, अभिकेंद्र बल के कारण। किस बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। देखिए अगर यहाँ पर रेडियस सपोज दैट मान लेते हैं 2 मीटर है, कितना मीटर बाबू, 2 मीटर है, तो बताइए कम से कम कितना वेग होना चाहिए ताकि बाइक गिरे ना, तो आपका बराबर, इसी को कहते हैं क्रांतिक वेग। कौन सा वेग, क्रांतिक वेग। b बराबर कितना आ जाएगा, तो आपने अभी निकाला था GR, क्या निकाला था आपने अभी निकाला था, b बराबर आपने निकाला था GR, तो b बराबर आपने GR रखा, v की वैल्यू हम कितना रख लेते हैं 9.8 और गुणे 2 कर देते हैं क्योंकि 2 मीटर की दूरी पर है। ये b बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये देखिएगा कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, 10 दूना 20 के नियर अबाउट 19 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना, ठीक है आ गया 19, इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि कितना आ जाएगा। सिंपल सी बात, सबसे पहले आप देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं रूट 16 प्लस 16 3 19। ठीक है, रूट 16 की वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर यही यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 प्लस 3 बटे 2 गुणे 4 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी यानी 4.23 के समथिंग आ जाएगा ना। तो आपका मान क्या हो जाएगा, 4.23 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई, यानी किसी भी पिंड का किसी, अब यहाँ पर अगर वो 2 मीटर की दूरी पर और वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति करने के लिए कम से कम उसकी चाल 4.23 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। इससे ज्यादा चाहे जितनी हो जाए, इससे ज्यादा चाहे जितनी हो जाए, अगर इससे कम रहेगी
4 से कम हो जाएगी, 4.23 से कम हो जाएगी तो वह व्यक्ति गिर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेग भी बढ़ना चाहिए। वेग नहीं बढ़ेगा तो फिक्स जान लीजिएगा मौत के कुएं में गिर जाएगा जो चलाता रहेगा। समझ रहे हैं? जैसे सपोज दैट यहाँ पर 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई, कितना हो गया बाबू? 4 मीटर की। तो सिंपल सी बात बताइए, क्रांतिक वेग कितना आ जाएगा? b बराबर रूट जी आर। जी का मान 10 रख दिए, आर की वैल्यू कितना रख दिए? 4। ये कितना आ जाएगा? तो b बराबर आपने रखा, सिंपल सी बात, कितना? तो नियर अबाउट 40 आ गया। ठीक है, 9.8 रखते तो कुछ कम आता, तो हमने 10 डायरेक्ट रख दिया तो 10 चौक 40। इसको आप देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 36 + 4 ये कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 6 + 4। अच्छा ये क्या है? 6 है, इसी का 2 गुना कर देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखेंगे 1/3 अर्थात 6.3333 ऐसे समथिंग चला जाएगा। अर्थात जब ये रेडियस आर मीटर, आर के स्थान पर 4 मीटर की है, तब उस जगह अगर ये चला रहा बाइक वाला तो वहां पे जो वेग होना चाहिए, क्रांतिक वेग होना चाहिए, वह कम से कम कितना होना चाहिए? 6.33 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिक्स जान लीजिएगा बाइक गिर जाएगी। बात समझ में आई ना? आसानी से आप चला सकते हैं, बस आपके अंदर स्पीड और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखें, अब पता चले कि आप मौत के कुआं में गए और कहें लाइए हम फिजिक्स पढ़ें, हम नहीं, उसके लिए आपके पास एक अभ्यास भी होना चाहिए। ठीक है, आराम से आप चला लेंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे सपोज दैट 6 मीटर है, रेडियस 6 मीटर है, तो क्रांतिक वेग कितना हो जाएगा? अर्थात कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए ताकि अच्छे से आप बाइक मौत के कुएं में चला सकें? तो आप बता देंगे, कमेंट कर देंगे जल्दी से। बात समझ में आई हो तो वीडियो शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।